हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 यानी आरटी एक्ट 2009। देखते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में क्या कहा गया है शिक्षा पर। नाम, विस्तार तथा प्रमुख तिथियां क्या क्या हैं, सब कुछ जानेंगे। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21 का को प्रभावी बनाने हेतु यह अधिनियम लाया गया, जिसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से 9 के नाम से जाना जाता है। तो 2002 में एक संविधान में संशोधन हुआ, वह संशोधन संख्या 86वीं थी। तो उसमें जो है 21 का अनुच्छेद 21 के का में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा को जो है जोड़ा गया। तो ये कब हुआ, देख लेते हैं कि तिथियां क्या क्या हैं। 4 अगस्त 2009 को संसद में पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 में संसद में पारित हुआ और 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। राजपत्र होता है भारत सरकार का एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें कि 27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। और 1 अप्रैल, यह तिथि बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ के संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हो गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय 38 खंड है, यानी जो यह अधिनियम बनाया गया इसके तहत जो है 7 अध्याय हैं इसमें, और जिसके छोटे छोटे खंड हैं जो कि 38 खंड हैं। तो पहला अध्याय हम देख लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। एलिमेंट्री एजुकेशन में आ जाती है प्राइमरी की शिक्षा आ जाती है, एक जो कि 1 से 5वीं तक होती है, और अपर प्राइमरी की शिक्षा आ जाती है जो कि होता है 6 से 8वीं तक। तो कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार होगा। जो प्रारंभिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष, 2009 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा से अभिप्राय क्या है? कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देगा। जी हाँ, कोई भी बच्चा जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी 1 से 8वीं तक की कोई भी शुल्क उसे देना नहीं है। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय कंपलसरी एजुकेशन, 1 से 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है बच्चे के लिए। किसी भी आधार पर बच्चे को रोका नहीं जा सकता, किसी भी आधार पर बच्चे को नहीं रोका जा सकता। 1 से 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के उपबंध बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में लागू हुए हैं। देख लेते हैं कि दूसरा अध्याय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है और क्या कहता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा हेतु बालकों को शुल्क से मुक्ति है, यानी प्रारंभिक शिक्षा हेतु बच्चा कोई भी शुल्क नहीं देगा। निःशक्त बच्चों को अन्य बालकों के समान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। निःशक्त बच्चे यानी जो शारीरिक रूप से किसी भी तरह से निःशक्त हैं, कमज़ोर हैं, या आर्थिक रूप से निःशक्त हैं, कमज़ोर हैं, तो सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाएगी।
इसलिए इसे समावेशी शिक्षा भी कहा गया है। बच्चों को अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश का अधिकार है। बच्चा एज के अकॉर्डिंग जो है किसी भी कक्षा में प्रवेश ले सकता है। जो भी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग वह क्लास में प्रवेश ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने पर शिक्षा जारी रखने का अधिकार है। 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, अगर 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं, बीच में अगर उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है या बीच में ड्रॉप किए हैं तो वो फिर से पुनः अपना शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं 14 वर्ष की आयु तक। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। जी हाँ, अगर बच्चा चाहता है किसी और विद्यालय में एडमिशन के लिए या स्थानांतरण के लिए या दूसरे विद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है तो बच्चे को टीसी के लिए नहीं रोका जा सकता। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना ही होगा। जो भी हेडमास्टर हैं, जो भी टीचर हैं, उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना ही होगा। आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से देने से मना नहीं कर सकते हैं। बच्चा दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकता है, ये भी अधिकार है। और तीसरे अध्याय में देखते हैं समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकारों के निकट विद्यालय स्थापित करना होगा। जी हाँ, जो सरकारें हैं, जो प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं, 1 से 5वीं तक के बच्चे के लिए घर से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय उपलब्ध कराएगा। विद्यालय की दूरी बच्चे के 1 किलोमीटर, घर से 1 किलोमीटर की दूरी में होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी जो कि 6 से 8वीं तक होती है, उस बच्चे के लिए घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यह सरकारें सुनिश्चित करेंगी। और दूसरा पॉइंट कहता है केंद्र व राज्य सरकारें शिक्षा के अधिकार के लिए फंड की व्यवस्था करेंगी। जो भी केंद्र में सरकार रहेगी, जो राज्य सरकार रहेंगी, उनका यह दायित्व होगा कि शिक्षा के लिए फंड की व्यवस्था करेंगी। केंद्र सरकार के दायित्व क्या क्या हैं? राष्ट्रीय नंबर 1 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा, फ्रेम ऑफ नेशनल करिकुलम विकसित करना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास करना होगा। राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध कराने होंगे शिक्षा के लिए। ठीक है, तो राज्य सरकार के दायित्व क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना होगा। जी हाँ, यह जरूरी है कि अगर बच्चा 6 से 14 वर्ष का है तो उसे निःशुल्क भी और अनिवार्य शिक्षा देना होगा। प्रत्येक पोषक क्षेत्र के लिए विद्यालय स्थापित करना होगा। तीसरा कहता है कि आधारभूत संरचना यथा भवन, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी होगी। जो भी आधारभूत चीज़ें होंगी जो कि ज़रूरी है, चाहे विद्यालय का बिल्डिंग हो या शिक्षक की ज़रूरत हो या शिक्षण सामग्रियाँ जो कि TLM होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी है, उन सब की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन होगा। उस सब की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना एवं उनकी उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा का अनुसरण कराना राज्य सरकार का अधीन होएगा। निर्धारित मानकों के अनुरूप स्तरीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। छठा पॉइंट कहता है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का ससमय निर्धारण करना। पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यचर्या क्या होगी, ठीक है, इसका निर्धारण भी राज्य सरकारें करेंगी। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी राज्य सरकार के अधीन में होएगा। ठीक है, जो शिक्षक होंगे उनको प्रशिक्षण देना राज्य सरकार के अधीन होगा। उनको ट्रेंड करना जो है, ट्रेनिंग देना राज्य सरकार के अधीन में होएगा। स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व क्या क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। इनका पहला दायित्व होता है कि पोषक क्षेत्र के बच्चों के लिए विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट करता है कि सभी बच्चों का नामांकन
उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं अभिलेख संधारित करना होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित कराना होगा। विशेष आवश्यकता वाले बालक जैसे कि शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बालक हो सकते हैं, ठीक है, या आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक हो सकते हैं, या मानसिक रूप से कमज़ोर बालक हो सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन करना होगा। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण आयोजित करके उन्हें सुदृढ़ करना होगा, उन्हें सामान्य बच्चों के बराबर करना होगा। ठीक है, कमज़ोर व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना होने देना सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, ये वहाँ के प्राधिकारी का जो है देख रेख में होएगा कि आप किसी भी कमज़ोर या वंचित वर्ग के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका ध्यान देना होगा। तो पांचवा पॉइंट कहता है कि विद्यालय के कार्यकलाप का अनुसरण भी करना होगा। जो विद्यालय में कार्यकलाप होंगे उसका अनुसरण भी करना होगा। अभिभावकों के दायित्व क्या क्या हैं? जो गार्जियन होंगे बच्चे के, उनका भी दायित्व होगा बच्चे के प्रति। तो उनका दायित्व होगा, पहला है, प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह निकटतम विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करें। जी हाँ, सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे का जो कि उनकी निकटतम विद्यालय है उसमें एडमिशन सुनिश्चित करें, उसमें एडमिशन दिलाएं। ठीक है, अगर बच्चा प्राइमरी लेवल का है तो उसे जो भी नज़दीकी विद्यालय है उसमें एडमिशन कराएं, या बच्चा अपर प्राइमरी का है तो उसका अपर प्राइमरी विद्यालय में एडमिशन कराएं। ठीक है, तो चौथा अध्याय देखो क्या क्या कहता है कि विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। विद्यालय का भी दायित्व होता है और शिक्षकों का भी दायित्व होता है। तो विद्यालय का क्या क्या दायित्व होंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में, ये भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि सरकार द्वारा स्थापित या सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना होगा। जी, विद्यालय जो भी विद्यालय चल रहे हैं वो किसी न किसी गवर्नमेंट संस्था से अफिलेट होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होने चाहिए। ऐसे ही विद्यालय आप नहीं चला सकते, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड से अफिलेटेड हो, आईसीएसई बोर्ड से अफिलेटेड हो, या यूपी बोर्ड से अफिलेटेड हो। किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय में ही आप बच्चे का एडमिशन कराएं, और बच्चे विद्यालय तभी चल सकता है अगर वह किसी से मान्यता प्राप्त होगा। निजी अथवा विशेष श्रेणी के विद्यालय आसपास के निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों को पहली कक्षा में उस कक्षा के बच्चों को कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। जी, 25% का आरक्षण होगा विशेष श्रेणी के बच्चों को, तो उसका प्रवेश सुनिश्चित करें, एडमिशन सुनिश्चित करें, या विद्यालय की प्राथमिकता होगी। ठीक है, प्रवेश हेतु प्रति व्यक्ति शुल्क अथवा दान स्वरूप राशि नहीं ली जाएगी। किसी व्यक्ति से भी कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी शुल्क या कोई भी डोनेशन नहीं लिया जाएगा, यह विद्यालय का दायित्व होगा। ठीक है, प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की जांच परीक्षा नहीं ली जाएगी, बच्चे से किसी भी तरह का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एडमिशन किसी भी आधार पर आप बच्चे का टेस्ट नहीं ले सकते, आपको एडमिशन करना ही करना है। ठीक है, आप बच्चे से कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे, कोई भी मौखिक टेस्ट नहीं लेंगे, कोई भी पूछताछ नहीं होगी, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बच्चे का एडमिशन आप किसी भी आधार पर नहीं रोक सकते। ठीक है, तो किसी भी जांच या टेस्ट के आधार पर नहीं होगी परीक्षा, नहीं एडमिशन होएगा। तो प्रवेश के लिए किसी भी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या कहता है, आय का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, किंतु इसकी अनुपलब्धता की स्थिति में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह एक नाम मात्र का होएगा कि जो प्रमाण पत्र होएगा तो उसके जन्म के आय का निर्धारण जो है उसके जन्म के प्रमाण पत्र के आधार पर कर लिया जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, बच्चे को तब भी एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, यह विद्यालय का दायित्व होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी कक्षा में
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही निष्कासित किया जाएगा। जब तक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक बच्चे को किसी भी कक्षा में आप दोबारा नहीं रोक सकते। जी, आरटी एक्ट 2009 में यह भी कहा गया है कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर बच्चे फेल भी हो जाता है तो आप उसे फेल नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे को दूसरे क्लास में जाने से आप नहीं रोक सकते। बच्चों को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि आप बच्चे को किसी भी तरह से हरासमेंट नहीं कर सकते, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो। ठीक है, किसी भी तरह से आप बच्चे को शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दे सकते। ना आप उसे डांट सकते हैं, ना वो आप उसे डंडे से मार सकते हैं, ना किसी भी तरह से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते बच्चे को। ठीक है, शिक्षकों के दायित्व क्या क्या हैं? विद्यालय में उपस्थित में नियमितता और समय का पालन। शिक्षा का जो शिक्षक हैं उनका दायित्व होगा कि आप विद्यालय में आपकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। आप प्रतिदिन विद्यालय आएँ, नियमित विद्यालय आएँ और समय का पालन करें। ठीक है, पाठ्यक्रम संचालित करना, उसे समय से पूरा करना। ठीक है, जो भी सिलेबस होगा उसे आपको संचालित करना होगा और समय के अंदर में ही आपको उसे पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और तदनुसार उसे शिक्षण देना। तो आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे कि बच्चा कितना सीखा है और उसे उसके आधार पर फिर से शिक्षण देना होगा। नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करें। आप बराबर पेरेंट्स मीटिंग आयोजित करें और उनसे फीडबैक लें कि आपका बच्चा कैसे सीख रहा है, कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, उसकी क्रियाकलाप का जो है, उसकी एक्टिविटी का जो है, आप जो है फीडबैक लें अभिभावकों से, कितना आपका बच्चा पढ़ रहा है, कितना आपका बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो ये जो है शिक्षक का दायित्व होगा। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि अगर आप सरकारी अध्यापक हैं या गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। जी हाँ, किसी भी तरह से चोरी छुपे भी आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता था कई बार कि बच्चा जो है, शिक्षक जो है क्लास में पढ़ाते नहीं थे और बोलते थे कि आप जो है मेरे ट्यूशन में आ जाना। ठीक है, तो ट्यूशन में पढ़ाते थे पर क्लास में पढ़ाई नहीं होती थी। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि कोई भी शिक्षक जो सरकारी शिक्षक हैं, जो भी गवर्नमेंट शिक्षक हैं, आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, देखते हैं कि आगे क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं कि छात्र शिक्षक संख्या के मानक, कि कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे, इसका एक मानक बनाया गया शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में। ठीक है, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सके। 1 से 5 तक की कक्षा में देख लेते हैं बच्चों की संख्या है। अगर बच्चों की संख्या 60 तक है तो 60 तक संख्या के बच्चों पर 2 शिक्षक होंगे, यानी 30 के अनुपात 1 के रेशियो में शिक्षक होंगे। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होएगा। जी हाँ, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होएगा अगर 60 तक जो है विद्यार्थी हैं। तो अगर विद्यार्थियों की संख्या 61 से 90 तक है तो 3 शिक्षक होंगे। 90 तक छात्र की संख्या है तो 3 शिक्षक होंगे। 30 बच्चे पर 1 शिक्षक बरकरार होंगे। 91 से अगर 120 तक के छात्र हैं तो 4 शिक्षक होंगे। ये रेशियो तब भी वही चलेगा, 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। ठीक है, यदि 121 से 200 छात्र हुए तो 5 शिक्षक हो सकते हैं। 5 शिक्षक में एक हेड शिक्षक होएगा, मतलब कि एक हेड टीचर होएगा जो प्रिंसिपल होते हैं, और 5 सहायक अध्यापक होंगे। ठीक है, रेशियो जिसमें 40:1 की रेशियो होगा। 40 छात्रों पर 1 अध्यापक, 40 छात्रों पर 1 अध्यापक। 40 से ज़्यादा रेशियो नहीं होगा, 40 से ज़्यादा का रेशियो नहीं होगा।
अधिकतम संख्या 40 होगी और 40 संख्या पे एक छात्र होंगे। अगर छात्रों की संख्या 40 है तो एक छात्र एक शिक्षक होएगा। ठीक है, 40 अगर अधिकतम छात्रों की संख्या है तो एक शिक्षक होंगे, यह अधिकतम संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या दिया है, प्रत्येक वर्ग हेतु न्यूनतम एक शिक्षक, जैसे कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा के लिए एक एक शिक्षक होंगे। ठीक है, और 6ठी से 8वीं क्लास में देख लेते हैं 35:1 के अनुपात होएगा। ठीक है, अगर 35 छात्र हैं तो एक शिक्षक होएगा। छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक पूर्णकालीन प्रधान शिक्षक यानी एक प्रिंसिपल होएगा, और उसके बाद जो है अंशकालीन अनुदेशक हो सकते हैं, जो कि अलग अलग विभाग से हो सकते हैं, शारीरिक शिक्षा से हो सकते हैं, ललित कला से होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं अध्याय 5 क्या कहता है। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसका पूरा किया जाना। अध्याय 5 में है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसका पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में ध्यान रखे जाने वाले तथ्य, जो पाठ्यक्रम होगा और जो उसका मूल्यांकन किया जाएगा उसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। संवैधानिक मूल्यों से अनुरूपता। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि संवैधानिक मूल्यों की अनुरूपता होनी चाहिए। दूसरा कहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा बनाना होगा। ठीक है, और शिक्षा ऐसी दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा, कि जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास हो सके। ठीक है, बाल केंद्रित विधियों यथा क्रियाकलापों व खोज इत्यादि विधियों द्वारा शिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होगी, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाएगी, बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा होगी बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, पहले की शिक्षा जो होती थी वह पाठ्यक्रम पर आधारित होती थी, जो भी पाठ्यक्रम में होता था वही शिक्षक पढ़ाता था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जब दूसरी शिक्षा आई तो वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, तो वह शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता था कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद जब और सुधार किए गए शिक्षा में तो बाल केंद्रित शिक्षा कर दी गई है कि बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षा दी जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। जी हाँ, अगर बच्चा बेसिक लेवल पे जो बच्चा होता है उसकी मातृभाषा में ही उसको शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे का अधिगम उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चा मातृभाषा से जुड़ा होता है, इसलिए वो अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर वो जो है मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों को भयमुक्त व चिंता मुक्त बनाना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि बच्चों को भयमुक्त बनाना है, मतलब बच्चे को किसी भी तरह का डर ना हो। अगर बच्चा डरेगा या किसी भय में रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, ना पढ़ पाएगा। ठीक है, बच्चे को चिंता मुक्त बनाना है। बच्चे की योग्यता का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है बच्चे की योग्यता का। बच्चा किस स्तर पर कितना सीखा है इसका मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए। जो सतत मूल्यांकन के अंडर में आता है, जो सतत मूल्यांकन होता है कि थोड़े थोड़े समय बाद बच्चे का टेस्ट होता रहता है, उसमें पता चल पाता है कि बच्चा जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा कितना सीख रहा है, कितने अच्छे से सीख रहा है, सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। अगर कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। व्यापक मूल्यांकन होता है कि बच्चे को व्यापक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा, कि जब बच्चा पूरा सीख लेता है पूरे 1 साल का, तो लास्ट में जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो छठा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। जी हाँ, जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक बच्चे का कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगा। और 7वां पॉइंट कहता है
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ठीक है, तो निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा जब प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, छठा देख लेते हैं, छठा अध्याय क्या कहता है। अब हम पूरा सातों अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम छठे अध्याय पर आ गए हैं, बाल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, जो बच्चे का अधिकार है उसका संरक्षण कैसे होगा, तो छठे अध्याय में दिया गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो कि आता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 RIEPA के अधीन गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन बालकों को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है, बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायत लिखित रूप में संबंधित अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र शिकायतों का निस्तारण करेंगे। अगर बच्चे से संबंधित किसी भी बच्चे के अधिकार के संबंधित किसी भी तरह का लिखित जो है शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारी जो भी होएगा तो शिकायतों का निस्तारण यथाशीघ्र करेंगे। ठीक है, उस पर क्विक एक्शन लेना होएगा। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी। ठीक है, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। ठीक है, राज्य सरकार राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन के विषय के राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। ठीक है, तो सातवां अध्याय देख लेते हैं, प्राकिरण। इसमें कहा जाता है कि पहला जो पॉइंट है ये कहता है कि नियम जारी करने की शक्ति है। इस अधिकार के अधिनियम के अनुसार नियम जारी करने की शक्ति होगी। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के हेतु केंद्र सरकार, समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। जो 2009 का अधिनियम है, इसके तहत जो वहाँ की राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो वहाँ के अधिकारी है, संबंधित अधिकारी हैं, वो नियम बना सकते हैं जी। ठीक है, 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, एक इसमें संशोधन हुआ था जो कि 2019 में हुआ था। पहले था कि कोई भी बच्चे को आप 8वीं तक फेल नहीं कर सकते। बाद में इसका डिसीजन लिया गया कि 1 से 5वीं तक का बच्चा और 5वीं क्लास का बच्चा और 8वीं क्लास के बच्चे पर का जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा कितना नंबर लाता है, कैसे कितना नंबर लाता है, पास है या फेल है। उसका जो है अधिकार जो है राज्य सरकार को दे दिया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार अगर बच्चा फेल होता फेल भी कर सकती है। ठीक है, तो अभी ये संशोधन 2019 में हुआ है, तो ये शक्ति जो है राज्य सरकार को दे दी गई है। नहीं तो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम में था कि आप बच्चों को किसी भी तरह से आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, और यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसका निचोड़ मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। आप बच्चे को 8वीं तक क्लास तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। कोई भी बच्चे से फीस नहीं लिया जाएगा। बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में। और शिक्षक किसी भी तरह का कोई भी ट्यूशन नहीं देगा। जो भी सरकारी अध्यापक हैं, जो भी गवर्नमेंट सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे टीचर जो है कोई भी ट्यूशन नहीं दे सकते, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। ठीक है, और जो बच्चे का रेशियो है कि 60 बच्चे पर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होएगा, ये रेशियो बरकरार रहेगा।
अधिकतम अगर 200 से ज़्यादा 200 छात्र होते हैं तो 40 अनुपात 1 के अनुपात में हो सकता है। जैसे कि 40 छात्र हैं तो एक शिक्षक होएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर 40 से 50 छात्र हो सकते हैं तो शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जो रेशियो है मैक्सिमम है 40 अनुपात 1, यानी 40 छात्र पर एक शिक्षक जरूरी है। ठीक है, मैक्सिमम संख्या, नहीं तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होता है। तो ये वीडियो यहीं अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, अपने मित्रों और फ्रेंडों को। सीटेट 2021 की परीक्षा 2 दिसंबर 16 से स्टार्ट होने वाली है और 13 जनवरी तक शायद चलेंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी कन्फ्यूजन अगर वीडियो से संबंधित लग रही हो, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लग रही हो, तो आप एक बारी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कन्फ्यूजन बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।